to all. My name is Sana Safdar. Today we will discuss about the topic regulation of transcription in यूकैरियोट्स। अब हम इसमें देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स के अंदर किस तरह से कैरी आउट होती है। अब यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन कौन कंट्रोल कर रहा है किस तरह से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बाद हम एपिजेनेटिक कंट्रोल को स्टडी करेंगे। फिर हम वहाँ पे मिथाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप और नेक्स्ट हमारे पास एसिटाइल ग्रुप CH3CHCO। अब हम इनकी जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन पे, वो हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर प्रोटीन्स भी इनको हम कह सकते हैं। प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म से मूव करते हुए न्यूक्लियस के पास जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए में जो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, वहाँ पे ये एंटर होंगे। अब डीएनए के पास जो है ये डिफरेंट तरह के रीजन्स होते हैं। अब जैसे प्रोमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन है। यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट तरह के रीजन्स है। प्रोमोटर रीजन के साथ अगर तो आके अटैच हो गए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट करवा देंगे, और अगर जो है ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन को ये स्टॉप करवाएंगे। अब ये प्रमोटर या ऑपरेटर रीजन के साथ अटैच होकर इनिशिएट या इनिबिट करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन को। इस तरह से ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो पॉसिबल होगी, यानी कि जैसे ही डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, आरएनए फिर उससे जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और जैसे अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच नहीं हो रहे तो हमारे पास आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है डजंट स्टार्ट, अगर उसको ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं करवाएंगे तो हमारे पास एज ए रिजल्ट जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं एपिजेनेटिक कंट्रोल को। एपिजेनेटिक कंट्रोल, अब इनमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि इसके अंदर जो है ऐसे केमिकल जो है वो चेंज काज करेंगे जीन के फंक्शन के अंदर जो है ये चेंजेस काज करेंगे। हालांकि डीएनए की बेस सीक्वेंस जो है वो उसको ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, बेस सीक्वेंस सेम रहेगी, लेकिन फिर भी ये जो है जीन के फंक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इनको हम एपिजीनोम जो है कह सकते हैं केमिकल्स को। इन केमिकल्स को हम एपिजीनोम कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये जीन की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं या फिर उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन डीएनए की बेस सीक्वेंसिंग जो है वो सेम रहती है। अब इनमें कुछ जो होते हैं वो स्टॉप करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, कुछ स्टार्ट करवाते हैं, यानी कि कुछ बेनिफिशियल हैं और कुछ जो है बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए, अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब कुछ जो है इंक्रीज ऑफ मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए के अंदर या अगर मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाएं तो हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करवाएं हिस्टोन प्रोटीन से तो हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। अब इंक्रीज ऑफ मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। अब मिथाइल ग्रुप हमें पता है CH3 ग्रुप जो है ये अब डीएनए के ऊपर मौजूद है गुआनिन और साइटोसिन बेस पेयर, गुआनिन और साइटोसिन। अब ये साइटोसिन की पोजीशन नंबर 5 पे जो है आके मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप जो है साइटोसिन की पोजीशन नंबर 5 पे जैसे ही आके अटैच होगा तो ये क्या करवाएगा, ये हम जानते हैं प्रोटीन जो है डीएनए की प्रोटीन जो है इसका क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये अट्रैक्शन की वजह से आपस में बाइंड होते हैं। अब अट्रैक्शन जो है ये साइटोसिन के बेसिस के दरमियान जो अट्रैक्शन है हिस्टोन कम्प्लेक्स, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं इनके दरमियान जो है आपस में जो है अट्रैक्शन होती है। अब ये अट्रैक्शन जो है जैसे CH3 ग्रुप ऐड होगा तो ये जो अट्रैक्शन है इसकी जो है वो कम हो जाएगी तो हमारे पास जो है डीएनए हाईली कंडेंस फॉर्म से हमारे पास जो है इजीली जो है लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इजीली इसके साथ बाइंड कर सकेंगे। इस डायग्राम में देखें ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास ये जो डीएनए है वो इसके इर्द गिर्द जो है रैप हुआ है। अब हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है
और जो है ये इसके अंदर डीएनए के ऊपर जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है वो नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से हाईली कंडेंस फॉर्म में डीएनए मौजूद है। अब मिथाइल ग्रुप जैसे ही हम ऐड करवाएंगे मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप जैसे ही ऐड होगा तो डीएनए हमारे पास जो है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा और इजीली जो है बाइंड कर सकेंगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाएंगे इसमें। पहले जो है हमारे पास अब मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। ये जीन जो है पहले क्रोमाटिन जो है हाईली कंडेंस फॉर्म में है, तो ये जीन जो है वो अनएसेसेबल है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो अटैच नहीं हो सकेंगे। अब डिक्रीज एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन। अब हिस्टोन जो है वो मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब हमें पता है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब फॉस्फेट ग्रुप जो डीएनए में मौजूद है, डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से डीएनए जो है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। हाईली कंडेंस फॉर्म में मौजूद है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ से जो है अब अगर हम एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवा दें या एसिटाइल ग्रुप जो है वो इसके अंदर जैसे ही उसका एडिशन होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी तो फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा और बाइंड करने के नतीजे में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये डीएनए हाईली कंडेंस फॉर्म में मौजूद है, इसको हम हेट्रोक्रोमाटिन भी कहते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसकी एक्सेस जो है इस तक नहीं है, वो इजीली इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो भी इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे डीएनए की दो तरह की टाइप्स हैं। अब एक होता है हेट्रोक्रोमाटिन, दूसरा होता है यूक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन जब तक डीएनए हेट्रोक्रोमाटिन फॉर्म में मौजूद है, हाईली कंडेंस फॉर्म में मौजूद है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो अटैच नहीं करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच नहीं होंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। अब यूक्रोमाटिन फॉर्म में लाने के लिए ही हमें ये सारा जो है एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप या फिर फॉस्फोरिलेशन करवानी पड़ती है। अब एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन या फॉस्फोरिलेशन हम किसकी करवाएंगे, हेट्रोक्रोमाटिन डीएनए की। हेट्रोक्रोमाटिन जो हाईली कंडेंस फॉर्म में डीएनए हमारे पास मौजूद है, अब इसमें एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप या फॉस्फोरिलेशन हम इसकी करवा के जो है इसको फिर हम इसको इजीली जो है लीनियर फॉर्म में या फिर यूक्रोमाटिन फॉर्म में हम लेके आएंगे ताकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो अटैच हो। इसमें देखिए ये हमारे पास हेट्रोक्रोमाटिन डीएनए मौजूद है, इसके पास हमने फ़र्ज़ किया हमने एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया। एसिटाइल ग्रुप ऐड होते ही जो है डीन जो है वो एक्सेसिबल होगी हमारे पास और डीएनए जो है वो लीनियर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे इजीली हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, आरएनए पॉलीमरेज सारे इसके साथ अटैच हो जाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होगा, जैसे ही अटैच होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच होंगे और इनके अटैचमेंट के नतीजे में हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा फिर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा। मैसेंजर आरएनए फिर जो है नेक्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इन कन्फ्यूजन है या नहीं समझ आई तो यू कैन ask me a question in comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.